Hi everybody. Sure. Good evening. So today we are going to discuss application of elasticity, application and importance of elasticity of material. मतलब कहाँ यूज होता है, क्या फायदा होता है, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। पहला, आपने क्रेन देखी होगी। क्रेन के अंदर मेटल की रोप होती है, रोप ऑफ मेटेलिक मटेरियल, ठीक है, जो पुली के ऊपर से पास ओवर करती हैं एंड वो लोड को उठाती हैं, राइट। Yes, sir. रोप ऑफ मेटेलिक मटेरियल। तो इसमें से क्या सिग्निफिकेंस है? मेटेलिक मटेरियल है, मटेरियल की कुछ इलास्टिसिटी होगी। यहाँ पे जब वो लोड उठाती है क्रेन रोप के थ्रू, रोप जाती है पुली के ऊपर, वो उसे अब खींचते हैं तो लोड उठता है, राइट। इस तरीके से पुल होता है कि नहीं होता, और यहां से वहां उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर, क्रेन के ऊपर, राइट। अगर इस रोप के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होगी और लोड होगा तो वो क्या होगा? इट में डिफॉर्म द रोप। अगर इलास्टिक मटेरियल यूज नहीं, मटेरियल की इलास्टिसिटी ठीक नहीं होगी कंपेयर टू द लोड टेकन बाय द क्रेन, तो ये डिफॉर्म होगा, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगा उस मटेरियल की, और फाइनली क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर पॉइंट अचीव हो जाएगा, तो रोप टूट सकती है। तो वी यूज रोप ऑफ दैट मटेरियल जिसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी हो, या किस टाइप का हमें लोड उससे उठाना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, उसपे भी हम लोग जो कंक्रीट डालते हैं, कंक्रीट के अंदर हम जो फ्रेम बनाते हैं वो किसका होता है? मेटल का, मेटलिक मटेरियल का होता है, रिजिड बॉडी का होता है, राइट। तो Yes, sir. उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसकी भी इलास्टिसिटी का मैटर करता है, क्योंकि जब आप ब्रिज बनाओगे तो उस पर ट्रैफिक फ्लो करेगा, कितने ट्रैफिक का वो लोड विद स्टैंड यानी वो हैंडल कर सकता है, वो डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल पे, राइट। Yes, sir. और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं आजकल, उसके अंदर कॉलम्स की एक मतलब पिलर्स खड़े करे जाते हैं, और पिलर्स में क्या डाला जाता है? जनरली आयरन यूज होता है, ठीक है। पिलर्स बनाए जाते हैं, पिलर्स में कंक्रीट भरा जाता है, और उनके ऊपर फिर हम लोग लेंटर छत वगैरह डालते हैं। होता है कि नहीं होता है? अगेन Yes, sir. वहां पर भी इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर वो लो क्वालिटी का होगा, लो इलास्टिसिटी का होगा, तो जो बिल्डिंग आपने खड़ी करी है वो अपने ही वेट की वजह से क्रैश हो सकती है। यस और नो? Yes, sir. और क्या हो सकता है बताएं, और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? तो ये कुछ सर, जो एग्जांपल थे। बंजी जंपिंग होती, हाँ, सर बंजी जंपिंग की भी जो रोप होती है उसकी भी इलास्टिसिटी चेक करनी पड़ती है ना, कि वो कितना बिल्कुल वेट करनी पड़ती है, को कर बिल्कुल करनी पड़ती है, क्योंकि उसे नीचे जाके वापस आना होता है, ठीक है ना। अगेन इट इज अगेन हैंडलिंग द लोड ओनली, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। लोड क्या है? वेट ऑफ द बॉडी, उसको ही हैंडल करना है उसने। अगर वो उस स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाई, स्ट्रेच होके मतलब डिफॉर्म होके वापस रिफॉर्म नहीं कर पाई, रीगेन अपनी शेप को, रीगेन अपनी लेंथ को रीगेन नहीं कर पाई, तो अगेन वो बीच में ही
परमानेंट क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, या फिर फ्रैक्चर पॉइंट में पहुंच जाएगी। सर ट्रैम्पोलिन। कौन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ट्रैम्प। ये बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ूं। डन सर। अब ध्यान से देखो, मान लो एक मेटल रॉड लेता हूं मैं, रेक्टेंगल क्यूबॉइडल शेप में, उसका एक फेस रेक्टेंगुलर है। चलो अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं बना ही देता हूं। ठीक है, तो इसकी कुछ लेंथ होगी, मान लेते हैं हम लोग L, कुछ ब्रेड्थ होगी, मान लेते हैं B, और कुछ हाइट होगी, हाइट को हम यहाँ पे बोलेंगे इस बार डेप्थ, बिकॉज मैं इसको प्लेस करने जा रहा हूं एक ब्रिज के फॉर्म में। ठीक है, तो ब्रिज की फॉर्म में मान लो मैंने उस कोई लोड यहां टाई करके बांध दिया, तो अगर लोड ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो रॉड है, ये क्यूबॉइडल या रेक्टेंगुलर रॉड जो है, ये कुछ ऐसी शेप में आ जाएगी। हाँ या ना, यस सर। है ना। तो आपके बुक में एक फॉर्मूला होगा, देखो जरा। और ये जो, मान लो ये सेंटर से इसने डेविएशन जो किया, डेल्टा किया, डेल्टा इक्वल्स टू WL अपॉन समथिंग, यहाँ पे एक है BD³ Y लिखा हुआ होगा। यहाँ चेक करो ये फॉर्मूला क्या है बुक में अपनी, फटाफट, एंड लेट मी नो। मिला, नहीं मिला? नहीं मिला? समथिंग 4BD लेंथ है ये वाली, ब्रेथ है ये चौड़ाई, और ये डेप्थ है। तो अगर ये डेविएशन, ये जो बेंडिंग ऑफ रॉड है, इसको कम करना है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, दिस Y इज अ यंग्स मॉड्यूलस। तो अगर मेरे को इस बेंडिंग को कम करना है तो यंग्स मॉड्यूलस ऐसे मतलब ऐसा मॉड्यूलस जिसका यंग मॉड्यूलस हाई हो, यस और नो? यस सर। है ना। एक तरीका तो ये हुआ, या फिर दूसरा तरीका है कि मैं डेप्थ बढ़ा दूं, यानी कि ये मोटाई और ऊंची कर दूं, समथिंग में इसको ऐसे बढ़ा दूं, तो सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ या ना? यस सर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से बी तो ब्रेथ है, इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं होने वाला क्योंकि पावर 1 है, लेकिन डी को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो क्यूब में बढ़ेगा, और जितना ही डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा उतना हमारा न्यूमरेटर छोटा होता जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलें तो। यस यस और नो? सर। है ना। सो आई एम कमिंग बैक टू माई पॉइंट। तो या तो हम डेप्थ बढ़ा ले, या हम यंग मॉडल, यानी या तो हम मटेरियल का क्वालिटी बढ़ा ले, यंग मॉडल उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अच्छा होना चाहिए ताकि इलोंगेशन ना होने पाए या बहुत कम हो। ठीक है, या हम डेप्थ बढ़ा लें, ये बढ़ाएं तो कॉस्टिंग बढ़ेगी,
और ये बढ़ाएंगे तो इस रॉड का वेट बढ़ जाएगा। ये सुनो, यस वेट बढ़ेगा तो लोड और बढ़ जाएगा। यस तो अगेन ये भी एडवाइजेबल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन थे। या तो हम मटेरियल की क्वालिटी बढ़ा लें, उसका यंग मॉडुलस इंक्रीज कर लेंगे तो हमारी ये बेंडिंग कम हो जाएगी, या हम डेप्थ बढ़ा लें तो हमारी ये बेंडिंग कम हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, नाउ अब मैं इस रॉड के इस तरह के इस व्यू को देख रहे हो, साइड व्यू पे यानी क्रॉस सेक्शन पे देखते हैं जरा। बिठा दूं उसको, कोई दिक्कत तो नहीं है? या यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अप। टेकन सर। ओके, चलो हाँ इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज करेगा यार ना आप लोगों को। अब ध्यान से देखो, मान लो मेरा जो ये साइड व्यू था कुछ ऐसा था। जब इस पे लोड पड़ रहा होगा, खिंचाव पड़ रहा होगा, तो बिकॉज, और ये डेप्थ है, तो देयर इज मोस्ट प्रोबेबल चांसेस कि ये कुछ इलॉन्गेशन की वजह से ऐसे बेंड हो जाए। जब आप बुक के ऊपर ज्यादा प्रेशर देते हो, बुक में तो पेजेस होते हैं, तो उसकी शेप कुछ ऐसी हो जाती है। देखा है आपने लाइब्रेरीज के अंदर जो पुरानी बुक्स होती हैं, यस सर। है ना? तो ये इलॉन्गेशन की वजह से ये बेंड हो गया, तो ऑब्वियसली इसकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ कम हो गई, ज्यादा वेट पड़ेगा, ये ज्यादा बेंड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बेकार हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, फाइनली जाके होगा। यस सर। देखो जरा ध्यान से, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, फिर अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसको फिर मैं ऐसे कर देता हूं, तो अल्टीमेटली यहां से क्रैक हो जाएगा ये, यस सर। है ना? तो इंजीनियरिंग के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसकी शेप के अंदर भाई लोड तो इस सरफेस पे पड़ रहा है और मैनेज यहां से हो रहा है, बीच में ये सरफेस है, इसकी डेप्थ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा लोड को सपोर्ट करने के लिए जगह मिल रही है उस ब्रिज में। अगर मैं यहां से इतना पोर्शन काट दूं तो जो फिगर बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क में जो रॉड्स होती हैं, रेक्टेंगुलर रॉड, वो इस शेप की होती है। दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड शेप, क्योंकि अल्टीमेटली लोड ने काम तो सेंटर ऑफ मास पर करना है, और जो यहाँ पे हम वेट रखेंगे वो सब सेंटर ऑफ मास की तरफ ही जाएंगे, उसका इम्पैक्ट, राइट? तो वो, और यस सर। जब हम ये स्पेस छोड़ देंगे, ये स्पेस काट देंगे, ये वाला स्पेस हमने काट दिया ना, यहां से काट दिया, इस रॉड का वेट भी कम हो गया, यस सर। हमारे पास डेप्थ बढ़ाने का स्कोप बढ़ गया। ठीक है, आपने जो पुराने घर अगर देखे हो तो वो पहले छत जो बनती थी सिल्लियों की बनती थी, सिल्ली की टुकड़ियां पड़ती थी और नीचे गाटर लगा होता था। वो गाटर किस शेप का होता था? यस इस सर। शेप का होता था। ठीक है ना? और ये पतला होने, थोड़ा सा पतला कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा पतला होने की वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। क्या होती थी? ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी भी होती थी। ठीक है, तो ये इजीली वेट को मैनेज कर लेता था, इजीली वेट को मैनेज कर लेता था। तो दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ सपोर्ट मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपने जो जितने भी बिल्डिंग्स खड़ी होती है उसमें कॉलम्स खड़े होते हैं। ठीक है, अगर कॉलम्स देखो, अगर हम यहाँ पे एक सिलेंडर से हम इसकी पिलर बनाए, कॉलम्स बोले तो पिलर, ये पिलर बनाए और इसके ऊपर लोड रख दे, तो क्या होगा? ये जमीन है,
अर्थ सरफेस है, प्रेशर की वजह से नीचे चला जाएगा। यस सर। है ना। तो अब यहां पर भी हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें अपने आसपास कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रही हो, तो ये कुछ ऐसा बना हुआ होता है। तो अब अगर इस पे लोड रखेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास की तरफ जाएगा, पूरी बॉडी पे ना लग के यहां लगेगा और फाइनली यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से ये नीचे नहीं जाएगा। देखा आपने मेट्रो के पिलर्स देखे कैसे बने हुए हैं, इसी शेप में बने हैं। यस सर। दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। ठीक है। और ये आपको बाहर से इस शेप के होते हैं, अंदर यही बना होता है, अंदर यही शेप होती है जो मेटलिक कंपोनेंट होता है। राइट। यस सर। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। डन सर। आधी रोटी दे दे, नमक लगा दो, जीरा नहीं, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया बेटा। यस सर। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आपको मैंने बताया था किसी बॉडी में लॉन्गिट्यूडल इलॉन्गेशन अगर हो रहा है, किसी बॉडी में एक सेकेंड, एक सेकंड रुकना। हाँ अच्छे, आज कॉन्सेप्चुअली पूरा चैप्टर का चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा ये। राइट ओके आर्ची। सर। यस सर। सर आप जो केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी बोल रहे थे वो कब से लोगे आप? लेता हूँ भैया बेटा, प्लान कर रहा हूँ मैं, प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से ले लूंगा। ओके सर। ओके सर। हाँ दे दो। हमने अभी तक स्ट्रेन पढ़ा तीन टाइप के। एक पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा पढ़ा हमने शेयरिंग स्ट्रेन। ये तीन चीजें पढ़ी हम लोगों ने। यस सर। लेट्स रिकॉल दिस। हमने एक सिलेंडर लिया था,
उसको स्ट्रेच किया हमने दोनों तरफ फोर्स लगा के, और मान लो वो कुछ लंबा हो गया, तो ये जो चेंज इन लेंथ आता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा एल, और इसको हम बोल देते हैं फिर डेल्टा एल अपॉन एल इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऐसे कुछ बोलते हैं। Yes, sir. तो आर यू ऑब्जर्विंग समथिंग एल्स आल्सो इन दिस? कुछ और ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? सर जो इसकी जब आप ब्रेथ इसको है वो भी कम हो जाती है। यस, ये जो विड्थ थी, विड्थ क्या है, ये दो सर्कुलर है, वायर है एक, यानी इसका डायमीटर कम हो गया Yes, sir. है ना। और ये कौन सा सरफेस होता है? ये होता है लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। कर्व सरफेस कौन सा होता है? लेटरल सरफेस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम अभी तक इसके अंदर यंग्स मॉड्यूलस लगा रहे थे, लेंथ के ऊपर ही फोकस थे। सिर्फ लेंथ ही नहीं, स्ट्रेस की वजह से बाकी पैरामीटर्स भी चेंज होते हैं, बाकी पैरामीटर्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो Yes, sir. अब ये लेटरल स्ट्रेन जो हो रहा है, लेटरल सरफेस के ऊपर जो लेटरल स्ट्रेन हो रहा है वो क्या हो रहा है? डेल्टा डाया अपॉन डाया, सही है सर? नो, Yes, sir. एक सेकंड जरा। So here comes a new concept. Here comes a new concept of taking both the things together. Taking both the things together, that is delta D upon D whole upon delta L upon N. What I'm doing, I'm taking the ratio of lateral strain and longitudinal strain. Yes, sir. ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। Okay, sir. क्या बोलते हैं इसको? The ratio of change in diameter to the original diameter, that is lateral strain, and the ratio of change in length to the original length, that is longitudinal strain, and this ratio collectively is called Poisson's ratio. क्या बोलते हैं इसको? Poisson's ratio. इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग? इसको भी हम सिग्मा से ही डिनोट करते हैं। प्लीज कॉपी डाउन। अगर मैं आपसे पॉइजन रेशियो डिफाइन करने के लिए कहूंगा तो क्या कहोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral strain to that of longitudinal strain। आज मैंने एक वर्कशीट शेयर की थी आपसे ऐप के ऊपर ही, तो उसके अंदर पॉइजन रेशियो के 2-3 न्यूमेरिकल्स में डाले थे। डिड यू नोटिस? Yes, sir.
है ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये बात समझ में आई? यस सर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते जरा। डन सर। इसके अलावा अब बार बार हम एक मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे, उसके अंदर स्ट्रेन पैदा होगा, बार बार वो अपनी शेप को रीगेन करेगा, अपने डायमेंशन को रीगेन करेगा। फाइनली क्या होगा, कुछ समय बाद उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो इलास्टिसिटी नहीं रहेगी। ऐसी चीज को हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी by virtue of which its behavior becomes less elastic under the action of repeated and under the action of repeated alternating deforming force. Repeated and alternating डिफॉर्मिंग फोर्स। बार बार स्ट्रेस आता है, बार बार डिफॉर्म होते हैं, बार बार क्या होता है, वो अपनी शेप को रीगेन करता है। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली क्या होता है, उसमें इलास्टिक फटीग आ जाता है। ये बात समझ में आई? यस सर। प्लीज कॉपी डाउन। मैं एक सेकंड में आया। डन? यस सर। एक टर्म और आएगी आपके पास एमसीक्यू में, ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या समझ में आता है इसको देख के, इसको पढ़ के? आपकी सर किसी बॉडी को ब्रेक करने में कितना स्ट्रेस यूज हो रहा ओके जब कभी ऐसा हुआ है कि हमें स्कूल में डांट पड़ रही है, हम चुपचाप है, हम चुपचाप है, हम चुपचाप है, फाइनली कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हम या चिल्लाना शुरू कर देते हैं या फिर रोना शुरू कर देते हैं, होता है? है? यस सर। ये अब बहुत हुआ, इट्स इनफ नाउ, ऐसा कुछ होता है? कुछ ऐसा ही कहानी है इस ब्रेकिंग स्ट्रेस की। इट इज द, जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है तब भी मैंने बताया था, अल्टीमेट स्ट्रेस, इट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस और
maximum stress a material can withstand, जो उसको संभाल सकता है। इसके बाद बियॉन्ड दिस पॉइंट क्या होने वाला है? बियॉन्ड दिस पॉइंट क्या होगा? ब्रेकेज अकर कर जाएगी, टूट ही जाएगा ना वो। अब जो होगा देखा जाएगा। होता है कि नहीं होता? यस सर। तो एक वर्जन तो ये हुआ। दूसरा वर्जन हम ले सकते हैं, इट इज अ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, झेलने की शक्ति, कब कब तक बर्दाश्त कर पाते हैं। ये तो स्ट्रेस हुआ, जो लोड पड़ रहा है बाहर से, वो कितना संभाल पा रहा है, तो वो उसकी तो स्ट्रेंथ हो गई ना। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटीरियल, हाँ या ना? यस सर। कह सकते कि नहीं कह सकते? बियॉन्ड विच इट विल ब्रेक, बियॉन्ड विच इट विल ब्रेक। राइट? समझ में आए दोनों वर्जन्स? यस सर। मेरा कॉपी कर लो इसको फटाफट से। डन सर। ओके, अभी तक आपने कौन कौन सी इलास्टिक मॉड्यूलाई पढ़े? कौन कौन से इलास्टिक मॉड्यूलस पढ़े? एक तो यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा, बल्क मॉड्यूलस पढ़ा, शियर मॉड्यूलस पढ़ा, राइट? यस शियर सर। को हम आर्टिस्टिक एन से भी डिनोट करते हैं, ईटा। ठीक है, शियर मॉड्यूलस जी होता है ना, इसको इससे भी डिनोट करते हैं। अब इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है, इसकी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूज होता है और बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, इसलिए बता रहा हूं। 3 बाय यंग्स मॉड्यूलस इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये क्या है, शियर मॉड्यूलस, प्लस 1/3 बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, ओके सर। और ये किस बॉडी के लिए एप्लीकेबल है ये इक्वेशन? आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए। अब सर ये आइसोट्रोपिक मटेरियल्स क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल्स होते हैं दोज मटेरियल्स
which have same properties, यानी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि कोई बॉडी ले रहे हैं, रिजिड बॉडी ले रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, इट इज 3 डायमेंशंस, 3D फॉर्म में है। यस सर। उसी के बिहाफ पे हम लोगों ने ये सब बनाया है, ये सारे इलास्टिक मॉडुलस यूज करे हैं, यंग्स मॉडुलस, Yes, बल्क sir. मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस, राइट। तो दोज मटेरियल्स which have same properties in all directions we call, what do we call, isotropic materials। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फायदा, in such materials only 2 of the 3 elastic moduli constant, ये सब क्या है, इलास्टिक मॉडुलाई कांस्टेंट्स हैं, यस और नो, Yes, sir. आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि अभी हमने एक सिलेंडर को जब लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेन किया तो उसके अंदर लेटरल कन्वर्जन हुआ। लेटरल कन्वर्जन क्या हुआ, सरफेस लेयर कम हो गई, यानी शिफ्टिंग हुई, तो उसमें शेयरिंग स्ट्रेस भी तो आ सकता था, यस और नो, Yes, sir. या छोड़ो शेयर को, वॉल्यूम तो कम हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, Yes, sir. है ना। तो इन सच मटेरियल ओनली 2 ऑफ द 3 इलास्टिक मॉडुलाई कांस्टेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बात समझ में आती है। Yes, और जब sir. हम ये दोनों के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसका एक और रिलेशनशिप है, वो भी आप लिख लीजिए, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस इंटू 1 माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या बला है, सिग्मा क्या बला है बेटा, अभी पढ़ा था, दैट वाज पॉइजन्स रेशियो, दैट वाज Poisson's ratio, and this in turn is also equal to 2 times of shear modulus into 1 plus sigma. This is another relationship between these three. Clear है? Yes, sir. Please copy down. Done, sir. Am I audible, Archie? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात और फिर समझो, एक अगेन एक सिलेंडर या एक वायर लेता हूं जो सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, क्या है, L, राइट। जब इसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा, तो स्ट्रेच करेंगे तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, तो फोर्स है और स्ट्रेच भी हो रहा है,
तो ऑब्वियसली वर्क डन भी होगा, हाँ है ना? तो Yes, वर्क डन है ना, वर्क डन टू स्ट्रेच अ वायर, to stretch a wire is equals to half into stretching force multiply with extension, extension बोले तो डेल्टा एल। इसका फॉर्मूला बनता है सॉल्व कर कर आगे, y इक्वल हाफ इक्वल्स टू हाफ इंटू कैपिटल वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल, दिस इज द फॉर्मूला। और अभी अगर इसी वर्क डन को मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर लूं, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, ये जो एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट होके बन जाएगा हाफ इनटू स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, इन सबको हम डिराइव करेंगे, आप इसको लिख लो पहले फिर आगे बढ़ते हैं। done, sir. ईज आउट द कैलकुलेशन, सिंबॉलिकली थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है? आप भी चेंज कर सकते हैं अपने फॉर्मूला के अंदर। मैं इस लेंथ को कैपिटल एल मान रहा हूं, ठीक है? और चेंज इन लेंथ को, जिसको मैं डेल्टा एल मान रहा हूं, चेंज इन लेंथ को, लॉन्गिट्यूडनल जो चेंज हुआ है उसको स्मॉल एन मान रहा हूं। मतलब मेरा ये फॉर्मूला अब मैं कैसे लिखूंगा, हाफ वाई ए एल का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल। कोई दिक्कत यहां पे? No, sir. ठीक है, चलो करते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर सेकंड वाला करेंगे, पहले इसी को डिराइव करते हैं। हमें यहां पहुंचना है और हम चलेंगे मैकेनिक्स को अप्लाई करते हुए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? Yes, sir. मुझे बताओ यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन ए अपॉन एल अपॉन कैपिटल एल। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एफ इंटू कैपिटल एल इंटू ए एल, ऐसा कुछ बनेगा या Yes, कुछ और sir. बनेगा? देखो जरा एक बार, यही बनेगा ना?
अब Yes, इसमें से मैं फोर्स निकाल रहा हूं, तो फोर्स कैसा बनेगा? वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल इक्वल्स टू एफ बन जाएगा। अब इस पार्ट को, इस एक्सप्रेशन को, फोर्स के मैं यहां डालता हूं, तो क्या हो जाएगा? वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल डी एल, ये डी डब्ल्यू है। अब क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए? तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, वर्क डन। वाई कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, टोटल लेंथ वो तो चेंज होगी नहीं। चेंज क्या होगा? एक्सटेंशन। चेंज क्या होगा? एक्सटेंशन। इंटीग्रेशन ऑफ एल डी एल आ जाएगा। वो एक्सटेंशन क्या होगी? 0 से एल तक की होगी। यस और नो? yes, sir. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा? वाई ए बाय एल, एल स्क्वायर बाय 2। यस और नो? अगर ठीक से लिखूं Yes, sir. तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है आपका फॉर्मूले में जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये दिख रहा है इतना बोर्ड का सेक्शन? Yes, sir. सेम है? Yes, sir. है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अरे यार, ये जो आपने स्ट्रेच किया, इसी की रिस्टोरिंग फोर्स आने वाली है। इसको नोट कर ले पहले, मैं मिटाऊंगा यार। Done, sir. मुझे ये दोबारा बताना है डब्ल्यू का फॉर्मूला, अगर भूल जाऊं तो। अभी हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, हाफ वाई ए एल का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल, ऐसे कुछ था या कुछ और भी था? क्या मैं इसको लिख Sir, सकता यही हूं? था. हाफ बाई ए एल अपॉन कैपिटल एल इंटू एल लिख सकता हूं क्या इस एक्सप्रेशन को? Yes, sir. है ना? ये क्या था? अगर ध्यान रिकॉल करो तो यंग्स मॉडुलस के हिसाब से हमने फोर्स निकाली थी, तो हाफ मल्टीप्लाई फोर्स इंटू एल। और यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द मटेरियल। दिस वर्क डन will get stored as potential energy in the material।
और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिफॉर्म फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल यूनिट क्या है, ओ सिंबल क्या है, कैपिटल यू. सो कैन आई राइट U equals to half into force into extension, क्योंकि L मेरा क्या था, यही लिखा था शुरुआत में मैंने. Yes, sir. अच्छा, नाउ अगर मैं ये लिखना चाहूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वो क्या होगा, हाफ F इंटू L अपॉन A. ए होगा, नहीं सॉरी, V होगा. अच्छा, अब मेरे को बताओ वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी कैसे निकलता है, एरिया इंटू लेंथ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Yes, sir. कैन आई राइट हाफ F L अपॉन A इंटू L. Yes, sir. थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो डोंट माइंड, इसको ऊपर लेके जा रहा हूं. ये क्या हो जाएगा, हाफ F अपॉन A इंटू L बाय L. क्या है भैया, स्ट्रेस. ये क्या है, स्ट्रेन. यस और नो, Yes, sir. यही लिखवाया था वहां पे मैंने, Yes. है ना, तो कॉपी कर लो. और जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, हम इसको नाम देते हैं एनर्जी डेंसिटी. क्या नाम देते हैं बेटा, एनर्जी डेंसिटी. सो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन will be the working formula for you for a given material. एनर्जी डेंसिटी भी बोलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. I hope the points are very clear. Yes, sir. Please copy down. Done बेटा. Yes, sir.
ये रोमी ऐसी ही है बेटा। तो अगर मैं आपसे एनर्जी डेंसिटी वर्ड यूज करूं, ठीक है, तो भी आपने मुझे यही फॉर्मूला बताना है, ठीक है। और मैं बोलूं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो भी आपने मुझे यही बात लिख के बता देनी है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें सेम है, हमने अभी डेरिवेशन के दौरान समझ ली। इज दैट क्लियर? Yes, sir. I hope the concepts are completely clear as far as the rigid body is concerned of this chapter. Yes, sir. क्या वो poison